जैसा कि हम लोग को पता है, हम लोग जो प्रकाश फिजिक्स के पार्ट 2 का जो है दूसरा पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन तथा गोलीय दर्पण। जहाँ तक हम लोग जो है कल तक हेडिंग क्या पढ़ चुके थे, अपवर्तनांक, निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक हम कल तक हेडिंग पढ़ चुके हैं। ठीक है, सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए क्या सूत्र बताया गया था? निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए सूत्र बताया गया n बराबर c बटे v, और सापेक्ष अपवर्तनांक के लिए सूत्र क्या है? सापेक्ष अपवर्तनांक के लिए सूत्र बताया गया है 1n2। ठीक है, 1n2 बराबर क्या बताया गया था? 1n2 बराबर v1 बटे v2, 1n2 बराबर v1 बटे v2। और एक सूत्र पहले ही बता चुके हैं, जो जब हम क्या पढ़ा रहे थे, प्रकाश का अपवर्तन का नियम पढ़ा रहे थे। अपवर्तन के नियम में बता दिए हैं सूत्र क्या? साइन i और बटे साइन r बराबर किसके? 1n2 के। अब यहाँ से ध्यान दो, दोनों 1n2 के बराबर है। सापेक्ष अपवर्तनांक का जो फार्मूला है, और ध्यान रखिए यहाँ पे जो है 1n2 क्या था? 1n2 था क्या जी? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, है ना? पहले माध्यम के सापेक्ष कौन से माध्यम का अपवर्तनांक? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, पहले माध्यम के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक है, ध्यान रखिए 1n2 बराबर जो होता है, जिसके सापेक्ष होगा उसको आगे रखेंगे। जैसे पहले माध्यम के सापेक्ष था तो उसको कहां रखे? आगे। जिसका था उसको पीछे रखेंगे। ठीक है, जिसका होगा, जिसके सापेक्ष होगा उसको आगे, और जिसका होगा उसको पीछे। ठीक है, यही फार्मूला है। जिसका था उसको पीछे रखिए, जिसके सापेक्ष था उसको आगे रखिए। 1n2 का अर्थ क्या होता है? 1n2 का अर्थ है n2 बटे n1। 1n2 का क्या अर्थ है? n2 बटे n1। ठीक है, 1n2 का क्या अर्थ होने वाला है? n2 बटे n1 हो जाएगा, है ना? तो अब हम यहाँ से अगर फार्मूला निकालेंगे तो क्या देख रहे हैं, ये दोनों आपस में बराबर है, 1n2 के दोनों बराबर है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए हम लिख सकते हैं साइन i, और बटे ये इंडिकेट पॉइंट करके लिख लेंगे सभी लोग, साइन i, और ये भी लिख लीजिएगा कहीं पे। ठीक है, क्या 1n2 बराबर पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले तो यही लिख लीजिए इंडिकेट करके। 1n2 बराबर क्या होता है? n2 बटे n1 होता है। साइन i बटे साइन r बराबर किसके है? 1n2 के। और 1n2 किसके बराबर था? n2 बटे n1 की। 1n2 और किसके बराबर है? 1n2 बराबर है v1 बटे v2 के, v1 बटे v2 के। ठीक है, अब हम चूंकि जानते हैं, पिछले चैप्टर में जब फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट का लास्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे, कौन सा? तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो उसमें बताया गया था जो चाल होती है, चाल किसके बराबर होती है? आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य। आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य, है ना? चाल किसके बराबर है? चाल जो है हमारी बराबर है आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य के, यानी c बराबर n लिम्डा। कई बार फार्मूला प्रयोग हुआ है, तो n बराबर क्या आएगा? n बराबर c बटे लिम्डा होगा। n बराबर क्या होगा? n बराबर c बटे लिम्डा। अब यहाँ पे n2 बटे n1 है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए हम लिख सकते हैं n1 बराबर, प्रकाश की चाल निर्वात में तो बदल नहीं सकती, c है क्या? c प्रकाश की निर्वात में चाल है, n क्या है? आवृत्ति है। ठीक है, और लिम्डा क्या है? तरंगदैर्घ्य। तो n1 बराबर क्या आ जाएगा? c बटे लिम्डा 1। हर माध्यम में तरंगदैर्घ्य अलग अलग होगी, लेकिन निर्वात में प्रकाश की चाल एक ही समान होगी। इसलिए n1 बराबर क्या हो जाएगा? c बटे लिम्डा 1, और n2 बराबर क्या आ जाएगा? c बटे क्या आ जाएगा जी? लिम्डा 2। अब n1 बटे n2 का मान यहाँ पे उठा के रखेंगे। किसका मान रखेंगे? n1 बटे n2 का। तो यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं, साइन i बटे साइन r बराबर किसके? बराबर है हमारा 1n2 के। ठीक है, 1n2 के, या इसको पहले लिख लो, v1 बटे v2 को पहले लिख लो, v1 बटे v2। और v1 बटे v2 किसके बराबर था? v1 बटे v2 बराबर था 1n2 के। 1n2 किसके बराबर है? n2 बटे n1 के। n2 बटे किसके बराबर है? n1 के। हम यहाँ पे चाहे तो पहले n2 बटे n1 का मान निकाल दें। n1 बटे n2 बराबर क्या हो जाएगा? c बटे लिम्डा 2 हो जाएगा। n2 का मान कितना रखोगे? c बटे लिम्डा 2, और n1 का मान क्या रखोगे? c बटे लिम्डा 1। कितना रखोगे? c बटे लिम्डा 1। c से c कट जाएगा, लिम्डा 1 ऊपर चला जाएगा, यानी n2 बटे n1 का जो मान आएगा वह आएगा लिम्डा 1 बटे लिम्डा 2। कितना आएगा? लिम्डा 1 बटे लिम्डा 2। इसलिए हम n2 बटे n1 का मान क्या रखेंगे? लिम्डा 1 बटे कितना रख देंगे? लिम्डा 1 बटे लिम्डा 2 रख देंगे। ये हो जाएगा व्यंजक। ये क्या हो जाएगा? ये एक सूत्र हो जाएगा। क्या? साइन i बटे साइन r बराबर v1 बटे v2 बराबर 1n2। 1n2 किसके बराबर है? n2 बटे n1 के। n2 बटे n1 किसके बराबर आएगा? लिम्डा 1 बटे लिम्डा 2 के। तो यहाँ से पूरा यहाँ तक का इंडिकेट लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये वाला फार्मूला लिख लेंगे, है ना? पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लिखिए, फिर इसके बाद ये फार्मूला लिख लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा
फार्मूला, ठीक है। इसको लिखेंगे सभी लोग और फिर एक और इंडिकेट करिएगा, ठीक है। क्या करेंगे, एक और इंडिकेट लिखेंगे। तो पहले इसको लिख लीजिए फिर इंडिकेट लिखिए। इंडिकेट लिखिए। हम कल बताए थे जो अपवर्तनांक होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर सूत्र क्या बताए थे, n बराबर c बटे v। क्या बताए थे, n बराबर c बटे v। अब अपवर्तनांक का मात्रक क्या होगा, c क्या है, प्रकाश की चाल है, चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। v क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल है, दोनों प्रकाश की चाल ही हैं, ठीक है। चालों का अनुपात है ये, किसका अनुपात है, प्रकाश की चालों का। c किसका है, निर्वात में प्रकाश की चाल, v क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो मीटर प्रति सेकंड बटे क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, ये कट जाएगा, ठीक है। तो मात्रक क्या आएगा, कुछ नहीं। अतः हम क्या कर सकते हैं, अपवर्तनांक कैसी राशि है, मात्रकहीन राशि है, ठीक है। अपवर्तनांक कैसी राशि हो जाएगी, मात्रकहीन। तो इंडिकेट करके लिखिए, इंडिकेट लिखिए, अपवर्तनांक एक मात्रकहीन राशि है, अपवर्तनांक एक मात्रकहीन राशि है, हो गया ना। अपवर्तनांक एक मात्रकहीन राशि है। अब हमको पता है सूत्र, हमको क्या जानते हैं, c बराबर n इंटू लिम्डा। माध्यम में क्या नहीं बदलता, आवृत्ति नहीं बदलती। माध्यम में क्या नहीं बदलता, बताया गया था पीछे, आवृत्ति नहीं बदलती लेकिन तरंगदैर्ध्य बदल जाती है, ठीक है। अब हमको दृश्य प्रकाश पता है, कौन से प्रकाश पता है, दृश्य प्रकाश। पीछे पढ़ाए हैं लास्ट चैप्टर में, कौन कौन सा होता है, बीबी की ओर बताए थे ना, VIB, GYOR, बीबी की ओर बताए थे। V से क्या था, बैगनी, वायलेट था ना, बैगनी, ठीक है। I से इंडिगो हो जाएगा, जिसे जामुनी या आसमानी भी लिखते हैं, ठीक है, जामुनी हो जाएगा। B से क्या हो जाएगा, ब्लू, ब्लू यानी नीला। G से क्या हो जाएगा, ग्रीन, ग्रीन यानी हरा। Y से क्या हो जाएगा, येलो, येलो यानी पीला। O से क्या हो जाएगा, ऑरेंज, ऑरेंज यानी नारंगी। R से क्या हो जाएगा, रेड, रेड यानी लाल, ठीक है। क्या हो जाएगा, बीबी ग्योर। ये दृश्य प्रकाश था ना। अब हमको पता है बैगनी की तरंगदैर्ध्य कितनी थी, बैगनी की तरंगदैर्ध्य बताया गया था, जो है हमारा एग्जैक्ट मान 3900 एंगस्ट्रॉम से लाल रंग की तरंगदैर्ध्य कितनी है, 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो दृश्य प्रकाश में जो है बैगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम और लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। तो हम क्या देख रहे हैं, प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश की चाल क्या देख रहे हैं, c बराबर किसके है, n इंटू लेमडा के। तो जहां पे देख रहे हैं c, इसमें जो है संबंध कैसा है, सीधा, चाल और तरंगदैर्ध्य में सीधा संबंध है, यानी जिसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगी उसकी चाल भी अधिक होगी। तो इसमें सबसे ज्यादा चाल किसकी होगी, लाल रंग की। किस रंग की चाल सबसे ज्यादा होगी, लाल रंग की। क्यों, क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक है। कितनी है, 7800। हम 4000 से 8000 भी लिखते हैं, ठीक है, लेकिन जो सही मान है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो लाल रंग की जो चाल होगी, लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक है। और इस फार्मूले से हम क्या देख रहे हैं, जिसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगी उसकी चाल अधिक होगी, ठीक है। तो दृश्य प्रकाश में सबसे ज्यादा चाल किसकी होगी, लाल रंग की होगी। किस रंग की चाल सबसे ज्यादा होगी, लाल की, फिर उसके बाद नारंगी की, फिर पीले की, फिर हरा, फिर नीला, फिर जामुनी, फिर बैगनी। सबसे कम चाल किसकी होगी, बैगनी की। सबसे ज्यादा चाल किसकी होगी, लाल रंग की। तो इंडिकेट लिखिए, लिखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, विपरीत में संबंध है अपवर्तनांक में। अपवर्तनांक और तरंगदैर्ध्य में संबंध कैसा है, अभी एक सूत्र पढ़ेंगे, काठी का सूत्र। ए बराबर सूत्र होता है, ठीक है, ए बराबर नहीं n, ठीक है। एक सूत्र होता है काठी का, n बराबर सूत्र होता है a प्लस बी बटे लिम्डा स्क्वायर, a प्लस बी बटे लिम्डा स्क्वायर। आगे हम लिखवाएंगे इस फार्मूले को, अभी क्यों बता रहे हैं, अभी ध्यान दे दो, ठीक है। क्या देख रहे हैं, अपवर्तनांक तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है। ये दोनों नियतांक हैं a और b। a और b क्या है, नियतांक। अपवर्तनांक जो है व्युत्क्रमानुपाती है तरंगदैर्ध्य की, ठीक है। अपवर्तनांक किसके व्युत्क्रमानुपाती है, तरंगदैर्ध्य के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी जिस रंग की तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगी उसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम। तो किस रंग की दृश्य प्रकाश में तरंगदैर्ध्य ज्यादा है, लाल रंग की। तो लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे कम होगा। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा, लाल रंग का, ठीक है। तो इंडिकेट लिखिए, लिखो किसी माध्यम का अपवर्तनांक लाल रंग की प्रकाश के लिए न्यूनतम, किसी माध्यम का अपवर्तनांक लाल रंग की प्रकाश के लिए न्यूनतम, ठीक है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक लाल रंग की प्रकाश के लिए न्यूनतम तथा बैगनी रंग की प्रकाश के लिए अधिकतम होता है।
किसी माध्यम का अपवर्तनांक लाल रंग की प्रकाश के लिए न्यूनतम, कौन से फार्मूले से? काठी का सूत्र। कौन सा सूत्र है काठी का? n बराबर a प्लस बी अपान लिम्डा स्क्वायर। तो देख क्या रहे हैं, n अपवर्तनांक है और लिम्डा स्क्वायर क्या है? तरंगदैर्ध्य है। ठीक है, तो अपवर्तनांक किसके व्युत्क्रमानुपाती है? तरंगदैर्ध्य के। तो क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो अपवर्तनांक होता है दृश्य प्रकाश में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसकी है? लाल रंग की। कितनी है? 7800। बैगनी की कितनी है? 3900। दृश्य प्रकाश में बताए थे बीबीक्योर होता है, बी से क्या हो जाएगा? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसमें जो है 3900 एंगस्ट्रॉम किसकी होगी? दृश्य प्रकाश की होगी। ठीक है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कहां से कहां तक होगी? 3900 से 7800। 3900 बैगनी का होगा, 7800 लाल रंग का होगा। यानी लाल रंग की जो है तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा है। और फार्मूले काठी के सूत्र से क्या देख रहे हैं? जिसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा उसका अपवर्तनांक कम। ठीक है, तो इंडिकेट में क्या लिखेंगे? इंडिकेट में लिखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक लाल रंग की प्रकाश के लिए न्यूनतम। किसी माध्यम का अपवर्तनांक लाल रंग की प्रकाश के लिए न्यूनतम तथा बैगनी रंग की प्रकाश के लिए अधिकतम होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक लाल रंग की प्रकाश के लिए न्यूनतम तथा बैगनी रंग की प्रकाश के लिए अधिकतम होता है। ठीक है, बैगनी रंग की प्रकाश के लिए अधिकतम होता है, ये ध्यान रखना है। अब अगला एक और इंडिकेट लिख लो, एक और इंडिकेट लिखो सभी। ठीक है, एक और इंडिकेट लिखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। ठीक है, कौन सा फार्मूला लिखेंगे? ये कांची का जो सूत्र है यही लिख लेंगे। ठीक है, कौन सा फार्मूला जी? n बराबर किसी माध्यम का अपवर्तनांक तरंगदैर्ध्य पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। फार्मूला क्या लिखेंगे? n बराबर सूत्र हो जाएगा a प्लस बी बटे लिम्डा स्क्वायर। n बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? a प्लस बी बटे लिम्डा स्क्वायर। तो लिख लीजिए इस फार्मूले को। ठीक है, n बराबर a प्लस बी बटे लिम्डा स्क्वायर लिखिए। जहां इसके नीचे क्या लिखोगे? जहां a तथा b क्या है? नियतांक है। ठीक है, जहां a तथा b क्या है? नियतांक है। क्या देख रहे हैं? अपवर्तनांक तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है। अपवर्तनांक किसके व्युत्क्रमानुपाती है? तरंगदैर्ध्य के। तो क्या लिख रहे हैं? जहां a तथा b नियतांक है। तो इस सूत्र को, ठीक है, इस सूत्र को कांची का सूत्र कहते हैं। ठीक है, इस सूत्र को कांची का सूत्र कहते हैं, है ना। इस सूत्र को किसका सूत्र कहेंगे? इस सूत्र को जो है कांची का सूत्र कहते हैं। जो है किस पर? अपवर्तनांक किस प्रकार तरंगदैर्ध्य पर निर्भर है, ये कांची के सूत्र से स्पष्ट है। किसके सूत्र से स्पष्ट है जी? कांची के सूत्र से स्पष्ट है ना। तो इसको हम लिख लेंगे। इस सूत्र को कौन सा सूत्र कह रहे हैं? कांची का सूत्र कहते हैं। लिख लीजिए इसको, है ना। और फिर अगली हेडिंग बनाइए। इस फार्मूले को लिखिए और अगली हेडिंग बनाइए। फिर ये फार्मूला लिख लीजिए और अगली हेडिंग बनाइए। लिखिए, फार्मूला हो गया और हेडिंग लिखो प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। हेडिंग सभी लोग क्या बनाएंगे? हेडिंग बनाइए प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। हो गया? प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता लिखिए। पहले इसका एक सिद्धांत उसको लिख लेते हैं, फिर स्पष्ट करते हैं क्या है। ठीक है, तो पहले सिद्धांत लिख लीजिए प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। हेडिंग है और उसमें पहले एक सिद्धांत लिखिए। लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, और उसमें लिखिए इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई प्रकाश किरण, इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई प्रकाश किरण अनेक परावर्तनों और अपवर्तनों से होकर, इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई प्रकाश किरण अनेक परावर्तनों और अपवर्तनों से होकर गुजरे, अनेक परावर्तनों और अपवर्तनों से होकर गुजरे, इसके पश्चात अनेक अपवर्तनों तथा परावर्तनों से होकर गुजरे, इसके पश्चात उसे विपरीत दिशा में चलाया जाए तो,
इसके पश्चात उसे विपरीत दिशा में चलाया जाए तो वह अपने पूर्व पथ का, इसके पश्चात उसे विपरीत दिशा में चलाया जाए तो वह अपने पूर्व पथ का पूर्णतः अनुसरण करती है। वह अपने पूर्व पथ का पूर्णतः अनुसरण करती है। ठीक है, इसी आधार पर हम क्या करेंगे, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता के लिए व्यंजक सिद्ध करेंगे। ठीक है, किसके लिए व्यंजक सिद्ध करेंगे, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता के लिए व्यंजक। क्या कह रहा है, जबकि कोई प्रकाश किरण अनेक परावर्तनों और अपवर्तनों से होकर अनेक पथों से होकर गुजर रहा है। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा हमारा सीमा पृष्ठ, जो क्या कर रहा है, एक माध्यम को जो है दूसरे माध्यम से पृथक कर रहा है। एक माध्यम को क्या कर रहा है, दूसरे माध्यम से पृथक कर रहा है। ये हो जाएगा हमारा अभिलंब। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है अभिलंब हो गया। ठीक है, अब कोई प्रकाश किरण जो है इसके आपतन बिंदु पर, सीमा पृष्ठ के किसी बिंदु पर आपतित है, जहां पर आपतित हो रही है उसे कौन सा बिंदु बोलते हैं, ये जो बिंदु है वो कौन सा बिंदु है, ये जो हमारा है आपतन बिंदु है। ठीक है, ये कौन सा बिंदु हो गया, आपतन बिंदु। अब क्या होगा, प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होगा। ठीक है, ये तो घटना प्रकाश का अपवर्तन है। मान लीजिए प्रकाश की किरण जो है अपने मार्ग से ऐसे चली गई। ठीक है, तो ये कौन सी किरण थी, अभी ये प्रकाश की किरण मान लो ऐसे जो है अपने मार्ग से ऐसे विचलित हो रही है। ठीक है, अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई। तो अभी हमको पता था पहले के लिए ये हो जाएगा हमारा माध्यम 1। ठीक है, ये माध्यम कौन सा हो जाएगा, ये माध्यम 1 हो गया। और ये माध्यम कौन सा हो जाएगा, ये दोनों एक ही माध्यम है, तो ये माध्यम कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा माध्यम 2। ठीक है, ये माध्यम कौन सा हो गया, 2। अब बताया गया था जो भी किरण सीमा पृष्ठ की ओर आएगी, ये सीमा पृष्ठ है, जो भी किरण सीमा पृष्ठ की ओर आएगी वह कौन सी किरण हो गई, वह हो गई तुम्हारी आपतित किरण। ठीक है, कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण। ये हमको पहले से ही पता है, ये हमारा क्या है, अभिलंब है। अब आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है उसे कौन सा कोण कह रहे हैं, उसे कह रहे हैं आपतन कोण। ठीक है, जो भी किरण सीमा पृष्ठ से दूर जाएगी और दूसरे माध्यम में चलेगी उसे कौन सी किरण बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। ये कौन सी किरण हो जाएगी, ये हो जाएगी अपवर्तित किरण। कौन सी किरण हो गई जी, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाए उसे कौन सा कोण बोलेंगे, उसे हम जो है अपवर्तन कोण R बोलेंगे। ठीक है, अब ये तो हमारा प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। अब हम क्या करें, यहीं पर एक दर्पण लगाओ, यहीं पर क्या कर दो, एक समतल दर्पण लगा दो। मान लो एक वो जो थी अभी एक पहली स्थिति के लिए एक वो आपतित किरण है और यहाँ पे OB जो है कौन सी किरण थी, अपवर्तित किरण। हमने क्या किया, यहीं पे एक समतल दर्पण लगा दिया। यहीं पे क्या कर दिया, एक समतल दर्पण। समतल दर्पण करेगा क्या, जो अपवर्तित प्रकाश था उसी को लौटा दिया, उसी को क्या कर दिया, उसी पथ पर लौटा दिया। यही घटना प्रकाश की उत्क्रमणीयता है। जब प्रकाश जो है अनेक प्रकार से जो है अपवर्तन और परावर्तनों से होकर गुजरे और उसको विपरीत दिशा में चलाया जाए तो अपने पूर्ण पथ का ही अनुसरण करेगा। किस पथ का अनुसरण करेगा, पूर्व पथ का। ठीक है, तो ये प्रकाश आया था और ऐसे गया था। जब इसको हम समतल दर्पण से परावर्तित किए तो अपने पूर्व पथ पर ही चलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अब क्या देख रहे हो, जब प्रकाश यहां से लौटेगा तो ये जो प्रकाश होगा वह सीमा पृष्ठ की ओर आएगा। आ रहा समझ में, ये जो प्रकाश है समतल दर्पण से टकराकर ये प्रकाश सीमा पृष्ठ की ओर आएगा। और परिभाषा अभी बताए हैं, जो भी प्रकाश सीमा पृष्ठ की ओर आएगा सब आपतित होगा। सब कैसा होगा, आपतित। तो दूसरी स्थिति में यह प्रकाश, पहली स्थिति में तो ये तो आपतित किरण थी, ये अपवर्तित किरण थी, लेकिन जब इस समतल दर्पण से प्रकाश टकराया और सीमा पृष्ठ की ओर जाने लगा तो दूसरी स्थिति में यही वाला जो प्रकाश है वह आपतित हो गया। ये वाला प्रकाश क्या हो गया, आपतित। और ये जो है यहां से जो होकर जाएगा वह हो जाएगा अपवर्तित। पहली स्थिति में क्या था, जब सामान्य था तो ये तो आपतित प्रकाश था, क्यों, क्योंकि यह सीमा पृष्ठ की ओर आ रहा था। और ये अपवर्तित प्रकाश था क्योंकि सीमा पृष्ठ से दूर जा रहा था। दूसरी स्थिति में हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया समतल दर्पण। समतल दर्पण में किया क्या, इसी प्रकाश को वापस लौटा दिया। ठीक है, तो अब प्रकाश सीमा पृष्ठ की ओर जाने लगा तो दूसरी स्थिति में यही प्रकाश जो है आपतित हो गया और ये वाला जो प्रकाश है वो कौन सा हो गया, अपवर्तित। ठीक है, अब कह रहा है दूसरी स्थिति में ये प्रकाश आपतित है तो दूसरी स्थिति में यह आपतन कोण होगा। क्यों, क्योंकि यह आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी वह आपतन कोण होगा। ठीक है, अब कह रहे हैं दूसरी स्थिति में यह प्रकाश जो है
अपवर्तित है, तो अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी वह अपवर्तन कोण होगा। पहली स्थिति में यह आपतन कोण है, यह अपवर्तन कोण है। दूसरी स्थिति में जब प्रकाश लौटा तो यही आपतन कोण हो जाएगा, यह अपवर्तन कोण हो जाएगा। और इसी घटना को हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या कहते हैं, इसी घटना को हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। तो हेडिंग जो बनाए थे प्रकाश की उत्क्रमणीयता उसमें लिख चुके हैं, चित्र बनाएंगे फिर नीचे लिखेंगे इसके, ठीक है। तो ये चित्र बनाइए और इसके नीचे लिखिए। चित्र हो गया ना, लिखो माना कोई प्रकाश किरण AO, माना कोई प्रकाश किरण, इसके नीचे हम सिद्ध करने वाले हैं फार्मूला प्रकाश की उत्क्रमणीयता के लिए। तो लिखो माना कोई प्रकाश किरण AO, माना कोई प्रकाश किरण AO किसी मार्ग पर चलते हुए, माना कोई प्रकाश किरण AO किसी मार्ग पर चलते हुए दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर आपतित होती है। माना कोई प्रकाश किरण AO किसी मार्ग पर चलते हुए दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर आपतित होती है तथा OB मार्ग पर, सीमा पृष्ठ पर आपतित, सीमा पृष्ठ पर I कोण पर आपतित होती है, लिख लेना, I आपतन कोण पर आपतित होती है। फिर से देख लो, ठीक है। माना कोई प्रकाश किरण AO किसी माध्यम में चलते हुए, माना कोई प्रकाश किरण AO किसी मार्ग पर चलते हुए दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर, माना कोई प्रकाश किरण AO किसी मार्ग पर चलते हुए दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर I आपतन कोण पर आपतित होती है, I आपतन कोण पर आपतित होती है तथा I आपतन कोण पर आपतित होती है तथा OB मार्ग पर R अपवर्तन कोण पर, तथा OB मार्ग पर R अपवर्तन कोण पर दूसरे माध्यम में अपवर्तित होती है। OB मार्ग पर R अपवर्तन कोण पर दूसरे मार्ग में अपवर्तित होती है, अतः दूसरे मार्ग में अपवर्तित होती है, अतः पहले माध्यम के सापेक्ष, अतः पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, है ना, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 बराबर, स्नेल का नियम क्या बताए थे, स्नेल के नियम से 1n2 बराबर हो जाएगा sin I बटे sin R, मतलब आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है। तो वही लिखते हैं 1n2 बराबर क्या हो जाएगा sin I बटे sin R, समीकरण नंबर 1, ठीक है, समीकरण नंबर 1। यह पहली स्थिति है जब AO आपतित किरण थी, OB अपवर्तित किरण थी। अब उल्टा करेंगे, OB आपतित किरण होगी, OA अपवर्तित किरण होगी, ठीक है। तो ये समीकरण 1 बनाएंगे और फिर इसके नीचे लिखेंगे, लिखिए, देखो प्रकाश की उत्क्रमणीयता, इसके नीचे लिखिए, प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से यदि प्रकाश किरण OB मार्ग से, प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से यदि प्रकाश किरण OB मार्ग से आपतित हो तथा, यदि प्रकाश किरण OB मार्ग से आपतित हो तथा OA मार्ग पर अपवर्तित हो, तो OB मार्ग से आपतित हो तथा OA मार्ग पर अपवर्तित हो, तब इस किरण के लिए, ठीक है, OB मार्ग से आपतित हो तथा OA मार्ग पर अपवर्तित हो, तब इस किरण के लिए, तब इस किरण के लिए आपतन कोण R, बताए ना कि आपतित किरण है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी आपतन कोण, ठीक है, तब इस किरण के लिए आपतन कोण R तथा अपवर्तन कोण I होगा, तब इस किरण के लिए आपतन कोण R तथा अपवर्तन कोण I होगा, ठीक है। यहाँ पे 1n2 क्यों लिखा गया, क्योंकि पहले माध्यम से प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही थी।
अब दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है, दूसरे माध्यम से प्रकाश किरण पहले माध्यम में प्रवेश करेगी, ठीक है। तो क्या लिख लिए, तब इस किरण के लिए क्या लिखे, तब इस किरण के लिए आपतन कोण R तथा अपवर्तन कोण I होगा। अब क्या हो रहा है, दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे दूसरे माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, सूत्र दूसरे माध्यम के सापेक्ष है, जिसके सापेक्ष हो उसके पहले लिखते हैं, जिसके सापेक्ष हो उसको पहले लिखते हैं, जिसका हो उसको बाद में लिखते हैं। तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष है इसलिए दूसरे को पहला लिखे, पहले माध्यम का है इसलिए उसको बाद में लिखे। तो 2n1 बराबर क्या हो जाएगा, हमको पता है अपवर्तन कोण की जा और आपतन कोण की जा होता है ना, तो अब आपतन कोण क्या है, आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात है। तो अब आपतन कोण R है दूसरे माध्यम के लिए, दूसरी स्थिति के लिए आपतन कोण क्या कहा गया R और अपवर्तन कोण का क्या कहा गया I, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा तुम्हारा, तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा साइन R और बटे साइन I। समीकरण नंबर क्या हो गया, ये समीकरण नंबर हो गया 2, ठीक है। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 2। अब हम क्या करेंगे, हम जो है गुणा कराएंगे समीकरण 1 का किसमें, समीकरण 2 में, समीकरण 1 का गुणा किसमें कराएंगे, समीकरण 2 में। तो कितना हो जाएगा, इधर 1n2 था और इधर 2n1 था, तो 1n2 गुणे 2n1 बराबर क्या होगा, साइन I बटे साइन R और गुणे यहां पे क्या था, साइन R गुणे साइन R गुणे कितना हो जाएगा, साइन I, या इससे कट जाएगा या इससे कट जाएगा, तो कितना आएगा 1n2 गुणे 2n1 बराबर हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा, 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1। तो 2n1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे इसको नीचे भेजेंगे तो हो जाएगा 1n2। तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, 1 बटे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होगा। यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, ठीक है। अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बराबर नहीं। दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब यहाँ पे इंडिकेट लिखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हम सिद्ध कर लेंगे, ये प्रकाश की उत्क्रमणीयता है, यही क्या है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, ठीक है। एक इंडिकेट अब लिखेंगे, इंडिकेट लिखिए, यदि प्रथम माध्यम वायु, यदि प्रथम मान लीजिए माध्यम क्या है, वायु है, ठीक है। तो लिखिए यदि प्रथम माध्यम वायु, वायु को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एयर। प्रथम माध्यम हमारा क्या हो गया, वायु, कोष्टक में लिख लीजिए एयर, ठीक है। यदि प्रथम माध्यम वायु तथा दूसरा माध्यम कांच हो तो, यदि प्रथम माध्यम वायु तथा दूसरा माध्यम कांच, कांच को क्या लिखेंगे, ग्लास, ठीक है। यदि प्रथम माध्यम वायु तथा दूसरा माध्यम कांच हो तो, हो गया ना, प्रथम माध्यम वायु तथा दूसरा माध्यम कांच हो तो, पहला माध्यम वायु तथा दूसरा माध्यम कांच हो तो क्या हो जाएगा, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ठीक है। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक है ना, किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। क्या देख रहे थे, देख रहे हैं दूसरे माध्यम के सापेक्ष जो पहले माध्यम का अपवर्तनांक है वो व्युत्क्रमानुपाती है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के। तो यहाँ पे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, 1 बटे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, 1 बटे वायु के 1 बटे हो जाएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा ना, 1 बटे वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती, 1 बटे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक। अब ध्यान दो किसके सापेक्ष था, कांच के सापेक्ष था, तो कांच को जी पहले लिखते हैं, ग्लास लिखते हैं, ठीक है। किसका था, वायु का था, तो GnA बराबर किसके होगा, जी यानी कांच, कांच के सापेक्ष का अपवर्तनांक किसका था, वायु का, तो वायु लिख दिए, बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे वायु के सापेक्ष कांच का, तो वायु को पहले लिखो कांच को बाद में लिखो, तो GnA बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे AN
जी हो जाएगा। ठीक है, इसी फार्मूले की तरह ये भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो इंडिकेट है वो यहाँ पे है। ठीक है, क्या लिखे, यदि प्रथम माध्यम वायु तथा दूसरा माध्यम कांच हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक किसके बराबर होगा, 1 वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक के बराबर हो जाएगा ना। अब इस पे सवाल आ सकते हैं 1-2 नंबर के। ठीक है, तो ये पहले फार्मूला लिखिए, फिर सवाल 1-2 लिख लेते हैं। ये सूत्र लिखिए और फिर सवाल लिख लीजिए। इस पे लिखिए सवाल क्या लिखेंगे, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है ना। कांच का जो है वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 3/2 है। कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 3/2 है। वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, वायु का कांच के सापेक्ष क्या करिए, कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, वायु का क्या करिए, कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए क्या दे दिया है, कांच का वायु के सापेक्ष। किसका है, कांच का है। किसका है, कांच का। किसके सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष है। तो जिसके सापेक्ष है उसको पहले लिखते हैं, जिसका है उसको बाद में लिखते हैं। तो वायु के सापेक्ष कांच का था। ठीक है, यानी कांच का वायु के सापेक्ष है ना, तो वायु के सापेक्ष उसको पहले लिख दिए, कांच का इसके बाद में लिख दिए। कितना है, 3/2 है। हमसे पूछा क्या है, वायु का कांच के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, कांच के सापेक्ष किसका ज्ञात करना है, वायु का। जिसका ज्ञात करना हो उसको पीछे लिखिए, जिसके सापेक्ष है उसको आगे लिखिए। ये क्वेश्चन मार्क है। तो यही वाला सूत्र अप्लाई करते हैं। क्या हो जाएगा, सूत्र क्या है, GNA बराबर 1/AN G। तो हमको GNA ही ज्ञात करना था, तो कितना आ जाएगा, GNA बराबर हो जाएगा 1/1 कितना आ जाएगा, 1/3/2। ये भिन्न ऊपर जाकर बदल जाएगी, क्यों, क्योंकि नीचे है ना बटे में। तो GNA बराबर कितना आ जाएगा, 2/3। यही हो जाएगा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ठीक है, ये सवाल हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। इस प्रकार हम सवालों को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम सवालों को क्या करेंगे, हल करेंगे, है ना। ये सवाल कर लीजिए। ठीक है, इस सवाल को कर लेंगे, आगे जो है कल होगा। ठीक है, आगे जो है हम इसको कल करते हैं।